हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में आज हमारे पास जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, वैश्विक दक्षिण में शीतलन का अधिकार। जैसा कि आपको टॉपिक के हेडिंग से ही लग रहा होगा कि शीतलन के अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। जहाँ तक शुरुआत में दिख रहा है वैश्विक दक्षिण मतलब होता है भारत या भारत जैसे और भी देश, यानी जो डेवलपिंग कंट्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें अगर शीतलन के अधिकार की अगर हम इस टॉपिक में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जरूर कि ये अभी वर्तमान में क्यों ये चर्चा में आया। ठीक है, फिर इसकी हम पृष्ठभूमि को देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और शीतलन का अधिकार क्या है, और हम समझेंगे कि शीतलन का अधिकार किस प्रकार से जो है पर्यावरण के लिए एक तरीके से ये एक चैलेंज है अगर सबको शीतलन का अधिकार दिया जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि शीतलन का अधिकार जो है देना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको किसी को शीतलन का अधिकार दिया जाता है तो उसको जो है एक एक जो इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप कराया जाता है, मतलब एयर कंडीशन से संबंधित है ये, कि एयर कंडीशनिंग टाइप का माहौल, कि वो उसको एक शीतलता का अनुभव हो, स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम न हो। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो है हीट वेव बढ़ रहा है, तो तापमान वैश्विक स्थिति की बढ़ रही है, तो उसमें एक ऐसा वातावरण चाहे वो आर्टिफिशियल ही हो लोगों को मिले जिसमें उनको ये हीट वेव से संबंधित जो चुनौतियां है उसका वो सामना कर पाए। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है वैश्विक दक्षिण के देश यानी भारत या भारत जैसे देश जो है पश्चिमी देशों यानी जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे किस तरीके से शीतलन का अधिकार प्रदान करने में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हम समझेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन चुनौतियों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप क्या किए गए हैं। साथ ही हम तुलना भी करेंगे कि पश्चिमी देशों में जो डेवलप कंट्री हैं वहां पे जो है मतलब शीतलन का अधिकार प्रदान करने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां या किस प्रकार का हस्तक्षेप है, या भारत जैसे जो दक्षिणी देश हैं, दक्षिण वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं वहां पे क्या परिस्थितियां हैं। इन सारे चीजों का हम तुलना करके हम इस टॉपिक में आपको एक बताएंगे कि शीतलन का अधिकार क्या है और ये क्यों जरूरी है, और शीतलन का अधिकार और पर्यावरण में संतुलन बनाना भी क्यों जरूरी है। तो हम समझते हैं इस टॉपिक में इन सारे प्रश्नों को। मैं आपसे ये आशा करता हूं या ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप ये टॉपिक को शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, ताकि आप इससे अच्छे से चिर परिचित हो जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इससे संबंधित जो है हालिया समाचार है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हालिया समाचार। एयर कंडीशन को दक्षता को विनियमित करने के सरकार के प्रस्ताव ने, भारत सरकार का जो एक प्रस्ताव है कि एयर कंडीशनिंग की जो क्षमता है मतलब उसके तापमान को विनियमित किया जाए, यह जब शीतलन के अधिकार यानी राइट टू कूलिंग पर बहस को पुनः चर्चा में ला दिया है। हम उसको समझेंगे कि क्या प्रस्ताव है भारत सरकार का, कितने से कितने टेम्परेचर तक वो रखना चाह रही है और वो क्यों जरूरी है। जाहिर सी बात है कि जब एयर कंडीशन चलता है तो उससे बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जो जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचने की या आशंका रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसके कूलिंग को एक टेम्परेचर में फिक्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उससे जो है थोड़ा कम निकलने की संभावना रहेगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि हम जो है इस टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर में ही हम रखेंगे। तो जब ये प्रस्ताव दिया है तो यानी इस प्रस्ताव के उस संदर्भ में ही या इस प्रस्ताव के पृष्ठभूमि में ही राइट टू कूलिंग यानी शीतलन के अधिकार पर पुनः बहस शुरू हो गया है। ठीक है, भारत सहित विकासशील देशों में एयर कंडीशनिंग की पहुंच वर्तमान में बहुत सीमित है। ठीक है, वर्तमान में बहुत सीमित है। जब स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूल इस पहुंच को बढ़ाना तत्काल आवश्यक है। भारत सहित वैश्विक दक्षिण में बढ़ती गर्मी ने शीतलन को एक विलासिता के बजाय एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा बना दिया है। अभी तक एयर कंडीशनिंग को जो है विलासिता का ये संदर्भ में लिया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए अभी जो है इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी जो है चर्चा में आ गया है। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझ लेते हैं। जून 2025 में भारत सरकार ने ऐसे नियम प्रस्तावित किए
जिसके तहत सभी नए एयर कंडीशनरों को 20 डिग्री से 28 डिग्री यानी 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है इसके टेम्परेचर को। अब इसके टेक्निकलिटी को आप समझ लीजिए कि जब 20 से नीचे जाता है तो जो है उसका जो कूलिंग करने से, ज्यादा कूलिंग करने से उससे ज्यादा गैस निकलने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की भी संभावना रहती है। तो अगर 20 से 28 के बीच में अगर फिक्स कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग 16 पे एसी नहीं चला पाएंगे, 17 पे एसी नहीं चला पाएंगे, ऐसा प्रस्ताव है, ठीक है। और उससे हमारी बिजली की भी बचत होगी। जब कंप्रेसर, एसी में एक टेक्नोलॉजी होती है कि जब आप 16 पे या 17 या 18 पे चलाते हैं एयर कंडीशन तो उसका कंप्रेसर लगातार चलता है। जब कंप्रेसर लगातार चलेगा तो उससे गैस निकलेंगे, और कंप्रेसर जब लगातार चलेगा तो ऊर्जा की भी खपत ज्यादा होगी। तो इसके डबल फायदे हैं, इसलिए जो है 20 से 28 डिग्री तक भारत सरकार ने इसको प्रस्ताव दिया है फिक्स करने के लिए। हालांकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमान है कि इस तरह के कदम से सालाना 20 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है और उत्सर्जन में 16 मिलियन टन की कमी आ सकती है। लेकिन यह बहस दक्षता से कहीं आगे तक फैली हुई है, ठीक है। इससे आप देख लीजिए कि क्या क्या इन्वायरमेंट को फायदा होगा, लेकिन ये दक्षता से आगे ये इसका है, ठीक है। यह समानता, जलवायु न्याय और शीतलन के सार्वभौमिक अधिकार जैसे जरूरी सवाल खड़े करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब 20 से 28 डिग्री के टेम्परेचर तक करना है और उसमें एक डिफॉल्ट सेटिंग होगी 24 डिग्री ही उसका फिक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, 47 डिग्री हो जाता है गर्मी में, तो इस टेम्परेचर पे भी उतना शीतलता प्रदान नहीं करेगा। वैसे भी भारत जैसे देश में जो हीट वेव आता है तो इसलिए यह सवाल खड़ा हो जा रहा है कि क्या अगर इतना हम लोग टेम्परेचर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उससे हमारा एक तरफ तो बहुत सारा अरब यूनिट हमारा बिजली यूनिट बच रहा है, साथ ही साथ जो है कई मिलियन टन जो है उसमें उत्सर्जन में कमी आ रही है। लेकिन क्या जो है इस इतना टेम्परेचर फिक्स करने के बाद क्या वह जो है सार्वभौमिक अधिकार जैसे शीतलन के सार्वभौमिक अधिकार को सुरक्षित करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत जैसे ज्यादातर जो वैश्विक दक्षिण में देश हैं उसको आप देखिएगा, उसकी भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो देश हैं वो जो है साउथ में है, ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो साउथ में है, और ये ज्यादातर जो देश हैं उष्णकटिबंधीय देश हैं जहां गर्मी पड़ती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का हर देश करें जहां पर ये फिक्स हो जाए तो जाहिर सी बात है एक तरफ तो हमारी बचत होगी, लेकिन क्या वो शीतलता के अधिकार को या शीतलन के सार्वभौमिक अधिकार को वो सुरक्षा प्रदान कर सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। शीतलन का अधिकार या राइट टू कोल्ड मतलब ये होता है, शुरू में ही आपको मैं बताया कि ऐसा परिस्थिति, चाहे वो आर्टिफिशियल ही परिस्थिति क्यों ना हो, जिसमें लोगों को एक आरामदायक टेम्परेचर प्रदान करना गर्मी के दिनों में, ताकि वो स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से वो बचे रहें। आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम है, गर्मी से या हीट वेव से कितने लोग जो है एयर कंडीशनिंग की सुविधा न होने के कारण कितने लोगों की मौत हो जाती है भारत जैसे देशों में, और पश्चिमी देशों से इससे संबंधित क्या आंकड़े हैं उससे तुलना करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या हमारे पास चुनौती है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश हैं या वैश्विक दक्षिण के देश हैं। देखिए, भारत और वैश्विक दक्षिण में शीतलन की सुविधा यानी एयर कंडीशनिंग की सुविधा के बारे में जैसा मैंने बताया उसको समझ लेते हैं। देखिए, भारत में शीतलन की सुविधा अभी भी बेहद अपर्याप्त है। 2021 में केवल 13% शहरी परिवारों और 1% ग्रामीण परिवारों के पास एयर कंडीशनर थे, जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह लगभग 5% थी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में एयर कंडीशन का जो औसत है वह 13% है। ग्रामीण में तो यह बहुत ही खराब स्थिति है। ग्रामीण में जो स्थिति है इसकी आप देख पा रहे हैं 1% है, और जो हमारा नेशनल जो औसत है, राष्ट्रीय औसत जो है उसका आप देख सकते हैं ये 5% है। तो शहरों में तो फिर भी 13% हमने पहुंच बना दिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 1% इसका रेशियो है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं हीट वेव के चैलेंज में, हीट वेव से संबंधित चुनौतियों का ज्यादा सामना करते हैं। यह असमानता बहुत ज्यादा है। दिल्ली में 32% परिवारों के पास एयर कंडीशनिंग है। आप समझ लीजिए, दिल्ली जैसे महानगर में 32% परिवारों के पास एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। यानी दिल्ली की आबादी अगर 3 करोड़ माना जाए तो 3 करोड़ में से
अगर 32% निकालिएगा तो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही आंकड़ा पहुंचेगा लोगों के पास एयर कंडीशनिंग की सुविधा है। ठीक है, अब देखिए, जबकि बिहार और उड़ीसा जैसे निम्न आय वाले राज्यों में यह संख्या केवल 1% है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंतर कितना बड़ा है। जबकि यहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, आप जानते हैं, बिहार और उड़ीसा में। वैश्विक स्तर पर अंतर और भी यह ज्यादा गहरा है। अमेरिका और जापान में लगभग 90% परिवारों के पास एयर कंडीशनर है। सोचिए, भारत में राष्ट्रीय औसत कितना है? 5%। माने भारत में 5% लोगों के पास ही एयर कंडीशनिंग है राष्ट्रीय। आप दिल्ली और शहरी क्षेत्रों पर ना जाइए, अगर केवल राष्ट्रीय औसत देखिएगा तो इसका प्रतिशत 5% है। और अमेरिका में और जापान जैसे देशों में कितना है? 90% परिवारों के पास। जबकि लैटिन अमेरिका में यह संख्या 22%, उप सहारा अफ्रीका में 6% है। अमेरिका में शीतलन के लिए प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी भारत की तुलना में 28 गुना अधिक है। सोच लीजिए, अब ये कितना बड़ा सवाल है कि अपने अमेरिका जो है भारत से 28 गुना अधिक जो है एयर कंडीशनिंग पे बिजली खपत करता है और भारत पे दबाव बनाता है कि आप जो है पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाइए। तो ये अलग एक लड़ाई है विकसित देशों और विकासशील देशों पे। हर स्टेज पे ये देखा गया है, तमाम जो समिट होते हैं, अर्थ सम्मेलन या पेरिस पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था पेरिस, उसमें भी विकासशील और विकसित देशों के बीच मध्य हमेशा जो टकराहट बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप अपने इन्वायरमेंट को, आप अपने लोगों को इस तरह से आरामदायक जीवन प्रदान कर रहे हैं और जो गरीब या फिर विकासशील देश हैं उनको कहीं ना कहीं उनके हितों को ध्यान न रखकर उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हो चीजों को लेकर। ठीक है, इस असमानताओं के बावजूद दक्षिण में शीतलन पर चर्चा को अक्सर जलवायु परिवर्तन के बोझ के रूप में देखा जाता है, जबकि उत्तर में इसे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के रूप में उचित ठहराया जाता है। इस लाइन से संबंधित जो अभी मैं कहा वही कह रहा है ये कि दक्षिण यानी दक्षिणी विश्व, मतलब जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं यानी जो विकासशील देश हैं ज्यादातर, वहां पे जो है इसको जलवायु परिवर्तन का बोझ माना जाता है। जबकि जो है विकसित देश यानी जो उत्तर के जो देश हैं अपेक्षाकृत तो विकसित हैं, वहां पर इसको स्वास्थ्य से जोड़कर दिया जाता है कि एक निश्चित टेम्परेचर लोगों को चाहिए होता है जीवन को, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो ये कितना बड़ा विभेद है, आप इसको समझ सकते हैं कितना बड़ा विभेद है और कितना बड़ा जो है डुअल पॉलिसी है विकसित देशों की। अब देखिए, स्वास्थ्य और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर एक निश्चित टेम्परेचर व्यक्ति को नहीं मिलती है और हीट वेव का लगातार वो सामना करते हैं तो स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, अत्यधिक गर्मी अब केवल एक जलवायु घटना नहीं है बल्कि एक प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2000 और 2019 के बीच गर्मी के संपर्क में आने से दुनिया भर में 4,89,000 मौतें हुई। आप समझ लीजिए कि 2000 से 2019 के बीच में लगभग 5 लाख के आसपास, 4,89,000 लगभग 5 लाख ही माना जाएगा। और जबकि भारत में 20,000 से ज्यादा मौतें हुई। आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा आंकड़ा है, केवल गर्मी से लोग मर जा रहे हैं। इस बिजली की कमी, अपर्याप्त तापीय रूप से सुरक्षित आवास और पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा कमजोरियों को और बढ़ा देता है। अब भारत जैसे देश में जहां अपर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक ढांचा है या फिर सुरक्षित आवास नहीं है, जो मतलब इस तरीके से आवास का निर्माण हो कि वो तापीय रूप से जो ताप होता है उस ताप से कम जो गर्म हो, वो हीट को सह पाए, उस तरह की भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे यहाँ अभाव है। इस तरह का निर्माण के बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक कार्यबल का 70% से अधिक हिस्सा अत्यधिक गर्मी के संपर्क में था, जिससे 2.3 करोड़ व्यावसायिक चोटें और लगभग 19,000 मौतें हुई। अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि वैश्विक कार्यबल का 70% से अधिक हिस्सा जो है गर्मी के संपर्क में था 2020 में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वैश्विक स्थिति पे कितना ये संकट है, कितनी बड़ी संकट है राइट टू कूलिंग का। ठीक है, राइट टू कूलिंग का जो अधिकार है वो देना कितना बड़ा है। इसमें यही है कि आपको जो है पर्यावरण से संतुलन भी बैठाना है और लोगों को राइट टू कूलिंग भी प्रदान करना है। ये दोनों में एक तरीके से संतुलन जब बनाए रखा जा सकेगा तभी ये सही तरीके से लोगों को गर्मी से बचाया भी जा सकेगा और जो है पर्यावरण की रक्षा भी की जा सकेगी। देखिए,
भारत में जहां 80% श्रमिक कृषि, निर्माण और रेहड़ी पटरी बेचने के काम में लगे हैं, ताप प्रतिरोधी कार्यस्थलों का अभाव स्वास्थ्य और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। अब भारत जैसे देश के लिए तो और भी खतरा है ये, जब हीट वेव है या गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे 80% जो श्रमिक हैं वो खुले में कार्य करते हैं, जो कि कृषि में कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं या रेहड़ी पटरी लगा के अपने जीवन यापन करते हैं। तो और भी वल्नरेबल हैं, वो डायरेक्ट हीट में आते हैं, उनको ज्यादा जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है गर्मी से। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत जैसे देश के लिए। अब देखिए नीतिगत हस्तक्षेप क्या किए गए इसके लिए। कई भारतीय राज्यों और शहरों ने ताप करवा योजनाएं शुरू की है, जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणालियां, सार्वजनिक आश्रय स्थल और जागरूकता अभियान शामिल है। कि भाई जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग बता देता है एक हफ्ता पहले ही कि इस तरह की गर्मी है, या इस तरह की भविष्यवाणी करता है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा पाएं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि सबसे बड़ी जो जरूरी जो काम है, जो 80% जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो डायरेक्ट जो है इसके संपर्क में आने की चांसेस रहती है। तो जब तक जो है उनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराएंगे, केवल चेतावनी प्रणाली दे देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है। हालांकि कमजोर संस्थागत क्षमता, सीमित वित्त पोषण और अपर्याप्त कानूनी समर्थन ने उनकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। लाखों लोग अभी भी ताप से संबंधित बीमारियों, उत्पादकता में कमी और आय की अनिश्चितता के प्रति संवेदनशील हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनकी आय, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो आय से संबंधित भी अनिश्चितता होगी, उत्पादकता में भी कमी आएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाती है लोग अगर बीमार रहते हैं तो, और ताप संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है अगर ज्यादा लोग हीट के संपर्क में आते हैं तो। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी पिछले पैराग्राफ में ही हम लोगों ने पढ़ा कि लगभग 70% से अधिक आबादी जो है 2020 में जो है गर्मी के संपर्क में डायरेक्ट आई, और उसमें जो है 20,000 मौतें हुई केवल एक साल में गर्मी से। तो ये एक राइट टू कूलिंग जो है एक इस डिस्कोर्स में एक तरीके से आ गया है कि राइट टू कूलिंग प्रदान करना भी लोगों के एक मूलभूत अधिकार में संबंधित है। अब ये राइट टू कूलिंग लीजर से, उससे आरामदायक जीवन या सुविधा से संबंधित नहीं हो गया, एक स्वास्थ्य से संबंधित ये सुविधा हो गया। ठीक है। एयर कंडीशनर की दक्षता के प्रति सरकार का नियामक दृष्टिकोण ऊर्जा बचत के लिए सराहनीय है, लेकिन अगर इसे कमजोर तबके के लिए किफायती शीतलन सुविधा में मजबूत निवेश के साथ नहीं जोड़ा गया तो यह प्रतीकात्मक ही रह जाएगा। कहने का मतलब वही है कि सरकार का प्रयास तो बेहतर है कि हम जो है बिजली बचा सकते हैं, उससे एक निश्चित टेम्परेचर सेट कर दें, लेकिन केवल इतने करने से नहीं हो जाएगा, जो है किफायती शीतलन सुविधाएं देना भी पड़ेगा जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, ताकि वो राइट टू कूलिंग को निश्चित किया जा सके। राइट टू कूलिंग यानी शीतलन के अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अब देखिए जलवायु न्याय और शीतलन का अधिकार, ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से हीटिंग प्रणालियों में भारी निवेश किया, जो अक्सर सब्सिडी और अनियंत्रित उत्सर्जन द्वारा समर्थित होता है। जो विकसित देश हैं ग्लोबल साउथ के देशों की तुलना में हीटिंग प्रणालियों में भारी निवेश किया है ताकि शीतलता का सुविधा प्रदान किया जा सके। अभी आपने मैं बताया भी कि जापान और अमेरिका जैसे देशों में 90% परिवारों के पास एयर कंडीशनिंग की सुविधा है। अब भारत के संदर्भ में जब बात आई तो केवल 5% आया राष्ट्रीय औसत। उसी तरह और सारे देशों में जो विकासशील हैं कहीं 6%, कहीं 10% इस तरह की आंकड़ा देखने को मिला। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसके लिए सरकार जो है वहां पे सब्सिडी भी प्रदान करती है। हालांकि ये भी एक बता रहा है कि अनियंत्रित उत्सर्जन द्वारा समर्थित है। उत्सर्जन चाहे जितना करे उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य बचाना चाहते हैं। उनको स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश के लोगों की। अब देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्टिव रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा जो अपना हाथ आजमा देंगे। भारत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर वहाँ के लोग प्रोडक्टिव होंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला के जो किसी भी जलवायु सम्मेलन में वो उत्सर्जन का अगर सवाल उठाते हैं तो उनका कुल मिला जुला के केवल यही उद्देश्य होता है कि किस तरीके से विकासशील देशों से हम ज़्यादा बार्गेनिंग कर पाएं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपने यहाँ भी एयर कंडीशनिंग को नियंत्रित करते और अनियंत्रित उत्सर्जन को कंट्रोल करते। आज भारत जैसे विकासशील देशों
उसकी भी शीतलन की इसी तरह की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके पास संसाधन कम है और कार्बन मुक्त होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। वही बात जो मैं अभी बोल रहा था कि भाई विकासशील देश जो है कार्बन मुक्त हो, मतलब नेट जीरो। नेट जीरो का लक्ष्य दे दिए विकासशील देशों को, लेकिन अपने जो है अनियंत्रित अनियंत्रित उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों पे दबाव है कि आप कार्बन मुक्त भी हो, और इसीलिए भारत जो है इस तरीके का डिसीजन ले भी रहा है, इस तरह का प्रस्ताव भी दिया है कि हम एसी के टेम्परेचर को एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में फिक्स करेंगे और जो है उसमें बाय डिफॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है निश्चित होगा। तभी ये प्रश्न, तभी ये सारी चीजें आपके सामने जो है इस डिस्कोर्स में आया है, इस चर्चा में आया है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। शीतलन से होने वाला वैश्विक उत्सर्जन सालाना 1 अरब टन है, जो तापन से संबंधित उत्सर्जन से बहुत कम है। फिर भी अनुमान है कि 2050 तक शीतलन की मांग 3 गुना हो जाएगी, जिसमें भारत का हिस्सा 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। वैश्विक उत्सर्जन एयर कंडीशनिंग से कम है और भी जो और अन्य जो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसका हिस्सा बढ़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इसके चुनौतियों को भी हमको देखना पड़ेगा कि एयर कंडीशनिंग अगर बढ़ रहा है तो उससे इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है। तो यही बात आती है संतुलन की, ठीक है, दोनों में संतुलन। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि विकास जरूरी है कि पर्यावरण, तो होता है ना कि विकास और पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में संतुलन होना चाहिए। तो हमको एक तरफ तो हमको डेवलपमेंट भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। नहीं पर्यावरण बचाएंगे तो आने वाले लोगों को, तभी सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत सारी चीजें जो है नारा दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला जुला के जब तक संतुलन नहीं रहेगी नीति में, तब तक जो है हम हर पॉलिसी को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे और अपने जनता के हित में या राष्ट्रीय हित में उस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक दक्षिण के लिए चुनौती दोहरी है, ठीक है। सार्वजनिक पहुंची सुनिश्चित करने होती, कुशल शीतलता प्रदान करना। एक तो यह है कि सबसे बड़ी क्या है कि कुशल शीतलता प्रदान करना, और दूसरा चुनौती क्या है कि हमको कार्बन मुक्त भी होना है। ये दोहरी चुनौती है, ठीक है। इस प्रकार शीतलन को केवल एक समन दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समानता और आजीविका सुरक्षा से जुड़े विकास के अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। एक इसको जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बता देना चाहिए, ठीक है। समानता और आजीविका, इनसे जुड़े हुए अधिकार से इसको जोड़ देना चाहिए, राइट टू कूलिंग को। तो तभी जो है हम भाई, जिस तरीके से पश्चिमी देशों में हेल्थ उनके लिए सर्वोपरि है, इस तरह का निश्चित तापमान, उसी तरह से भारत को भी करना चाहिए। तभी जो है हम राइट टू कूलिंग सबको दे पाएंगे और अपने प्रोडक्टिविटी को भी हम बढ़ा पाएंगे। हालांकि सारी चीजों को देखते हुए संतुलन भी जरूरी है। इस अंतर को पाटने के लिए विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश और जलवायु अनुकूलन की रणनीतियों पर शीतलन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। अब हम अगर इस लेवल पे सबको प्रदान करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें बड़े पैमाने पे हमको वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसके लिए हम पश्चिमी देशों से सहायता ले सकते हैं, तकनीकी सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर निवेश और जलवायु अनुकूलन रणनीति, मतलब कि हम इसको दें भी और अपने जलवायु को भी बचा पाए, जैसा कि भारत अभी करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा प्रस्ताव भी दिया है कि हम एक तरफ जो है शीतलता प्रदान करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो है हम एक एसी के निश्चित टेम्परेचर को फिक्स करेंगे। तो आशा है कि यह टॉपिक आपको हम समझ में आई होगी, क्योंकि एक तरफ जो ये बता रहा है कि शीतलन का अधिकार प्रदान करना क्यों जरूरी है, उसको स्वास्थ्य और समानता और आजीविका से जोड़ के ये बता रहा है, जिस तरह की पश्चिमी देशों में किया गया। हमने बताने की कोशिश भी की इन बिंदुओं पे कि किस तरीके से पश्चिमी देशों में जो है शीतलन का अधिकार स्वास्थ्य, समानता और आजीविका से जोड़कर देखा जाता है। तो भारत या भारत जैसे और भी जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भी इन बिंदुओं पर जो है कार्य करने की जरूरत है, ताकि जो है स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं हीट वेव से या गर्मी से, उसको जो है हम समय रहते
लोगों को बचा पाएं। और साथ ही साथ भारत के सामने और भी बहुत चुनौती है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है खुले में काम करती है, कृषि में काम करती है, और बहुत सारा ऐसा उष्णकटिबंधीय हमारा जो एरिया है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जो शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंतुलन है एसी एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में, जैसा कि अभी हमने एक आंकड़ा देखा कि दिल्ली जैसे शहर में जो है 32% लोगों के पास एयर कंडीशनिंग है, और बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में 1% इसका एक आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को या इस अंतर को भी पाटने की जरूरत है। इस तरह का अपने पॉलिसी को अपनाना चाहिए भारत को। अब इसमें जो है पश्चिमी देशों से जो है तकनीकी सहायता, निवेश की सहायता या पर्यावरण से संबंधित जो तकनीक होता है उससे भारत ले सकता है। तभी जो है हम जो है शीतलन के अधिकार को भारत के संदर्भ में सुरक्षित रख पाएंगे। भारत सरकार इसके लिए प्रयास भी करेगी, और आशा है कि यह टॉपिक आपको जो है समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।